आज हम आपको कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान यूनिट सेकंड भूगोल अध्याय 4 कृषि के बारे में अध्ययन कराएंगे। कृषि क्या है? जैसा कि हमें सभी को पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि से संबंधित कार्यों में जुड़ी हुई है। 2/3 मीन्स मतलब 71% जनसंख्या खेती से जुड़ी हुई है और 29% जनसंख्या जो है वह व्यवसाय या नौकरी पेशे से जुड़ी हुई है। ज़्यादा जनसंख्या खेती से जुड़े होने के कारण भारत को कृषि प्रधान देश की संज्ञा दी गई है। कृषि से भोजन के लिए खाद्यान्न प्राप्त होने के साथ साथ उद्योगों के लिए कच्चे माल की भी प्राप्ति होती है। कृषि क्रिया से प्राप्त विभिन्न नकदी फसलों में जैसे चाय, कॉफ़ी, मसालों आदि का निर्यात भी किया जाता है। कृषिगत कच्चे और माल पर आधारित निम्नलिखित और है कौन कौन से उद्योग है जो कृषि पर आधारित उद्योग है, उनके बारे में हम बताएंगे जो कृषि से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला आता है सूती वस्त्र उद्योग। ये भी कृषि से जुड़ा हुआ है क्योंकि कॉटन जो होती है, कपास जो होती है वो हमें खेतों से ही प्राप्त होती है। जो यह उद्योग सूती वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित है। चाय उद्योग, रबड़ उद्योग, इत्र उद्योग, खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग, चीनी उद्योग, ये सभी उद्योग जो है कृषि पर आधारित उद्योग है। कृषि के प्रकार हम बात करेंगे। कृषि के प्रकारों की। कृषि एक ऐसी क्रिया है जिससे मानव आदिकाल से ही करता चला रहा है। अगर हम बात करें कृषि से संबंधित जुड़े ही सभी बातों की, तो कृषि जो है सभी लोग जो है पहले से ही आदिकाल से ही करते चले आ रहे हैं। समय समय पर इसमें अनेक परिवर्तन भी हुए हैं। बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं। भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रीति रिवाज के अनुसार भारत में अनेक प्रकार की कृषि और प्रणालियाँ प्रचलित है। भारत के विभिन्न हिस्सों में की जाने वाली कृषि को निम्नलिखित 3 प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास आती है कृषि प्रारंभिक जीविका निर्वाह। कृषि क्या है? यह कृषि जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर आदिम और परंपरागत कृषि उपकरणों जैसे लकड़ी के हल, खुदाई करने वाले और छड़ी आदि द्वारा परिवार समूह और श्रम की सहायता से की जाती है। जैसा कि नाम से ही हमें जानकारी मिलती है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि मीन्स मतलब है कि आदिकाल में आदि मानव एक समूह के रूप में इस खेती का प्रयोग करते थे। किस प्रकार से कि हमारे पास कह सकते हैं कि कृषि से संबंधित जुड़ी हुई सभी बातों के आधार पर आदि मानव किस प्रकार से खेती किया करते थे उसके बारे में बताया गया है कि लकड़ी के हल होते थे, खुदाई करने वाली छड़ होती थी आदि। सभी लोग परिवार और समूह में रहकर ही कृषि से संबंधित कार्यों को करते थे। कृषि और मानसून पर आधारित होती थी। पानी सिंचाई और पानी के लिए हमारे पास साधन नहीं थे। यह सभी जो है कृषि जो होती थी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि मानसून पर आधारित कृषि थी। और अनाज व अन्य खाद्यान्न को जमीन के छोटे टुकड़ों का कर्तन दहन और प्रणाली द्वारा पैदा किया जाता था। कर्तन दहन प्रणाली कृषि एक आदिमकालीन कृषि है। इस कृषि की और इस प्रकार की जो कृषि है वह कृषि जंगलों में निवास करने वाले आदिवासियों एवं पिछड़ी जातियों द्वारा की जाती है। इसमें कृषक जमीन के टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व और अन्य खाद्य और फसलें उगाते हैं। आज भी भारत के उत्तर पूर्वी भाग राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड आदि राज्यों में आदिवासियों द्वारा इस प्रकार की कृषि की जाती है। आगे हम बात करते हैं गहन जीविका कृषि क्या है। इस प्रकार की कृषि उन और क्षेत्रों में अधिक की जाती है गहन जीविका कृषि जहाँ कृषि हेतु भूमि और सीमित है। खेती के लिए जमीन सीमित होती है तथा जनसंख्या का घनत्व अधिक है। जनसंख्या ज़्यादा है, खेती की पैदावार के लिए जमीन कम है। इस प्रकार की कृषि में अधिक अनोत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक उर्वरकों एवं सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। जनसंख्या ज़्यादा है, ज़मीन कम है, तो उस जनसंख्या के भरण पोषण के लिए वहाँ पर क्या किया जाता है? अत्यधिक अनुत्पादन करने के लिए रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। इस और कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। भूस्वामित्व में विरासत के आधार के कारण स्रोतों का आकार लगातार छोटा व अलाभप्रद होता जा रहा है।
इस कृषि में किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिक पैदावार लेने का प्रयोग करते हैं, अतः कृषि भूमि पर दबाव बहुत अधिक है। कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या अधिक होने के साथ साथ उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए सीमित खेती होने के साथ साथ हम क्या करते हैं, वहाँ पर ऐसे क्षेत्रों में उत्पादन के साधनों को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं ताकि अत्यधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए अधिक से अधिक अन्न उत्पादन किया जा सके। आगे हम बात करेंगे वाणिज्यिक कृषि क्या होती है। वाणिज्यिक मीन्स मतलब होता है व्यापार से संबंधित, जिसको हम बेचकर पैसे प्राप्त करते हैं, जिसको बेचकर हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ऐसी कृषि को वाणिज्यिक कृषि के नाम से जानते हैं। वाणिज्यिक कृषि कृषि का वह रूप है जिसमें फसलें बेचने अथवा व्यापार करने के उद्देश्य से ही उगाई जाती है। इन फसलों को केवल व्यापार करने के उद्देश्य से ही उगाया जाता है। इस और कृषि में निर्यात के लिए अतिरिक्त और कृषि उत्पादन किया जाता है। यह कृषि बड़े बड़े और खेतों पर भी की जाती है। इस कृषि में अत्यधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए आधुनिक तकनीकों जैसे और अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक और उर्वरकों, कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि में अत्यधिक पूंजी के साथ साथ श्रमिकों का भी प्रयोग किया जाता है। इस कृषि के अंतर्गत वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न है। जैसे हरियाणा और पंजाब में चावल एक वाणिज्यिक फसल है, जबकि उड़ीसा में यह एक आजीविका फसल है। इस कृषि में मुख्यतः नकदी और फसलें उगाई जाती है क्योंकि और बाजार में उनकी अच्छी कीमत मिल जाती है। अब हम बात करेंगे रोपण कृषि की। रोपण कृषि क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसप्लांट और एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। रोपण और कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक और कृषि होती है जिसमें और फसलें मुख्य रूप से बाजार और व्यापार को ध्यान में रखते उगाई जाती है। रोपण कृषि का उद्देश्य भी व्यापार और बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस कृषि के अंतर्गत नकदी फसल उगाई जाती है। नकदी मीन्स मतलब एक हाथ फसल को बेचते हैं, दूसरे हाथ पैसे या रुपए प्राप्त करते हैं, जिनका उत्पादन केवल बेचने के उद्देश्य से ही किया जाता है। इनका उत्पादन केवल बेचने के उद्देश्य से ही किया जाता है। जैसे इन फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। रोपण कृषि के अंतर्गत एक ही फसल बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। इस और कृषि में अत्यधिक और मात्रा में पूंजी निवेश किया जाता है। इस कृषि में आधुनिक विज्ञान तकनीकी का प्रयोग भी किया जाता है। रोपण कृषि के विस्तृत क्षेत्र कुशल प्रबंधन, तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक मशीनरी, उर्वरक, कीटनाशी और तथा विकसित परिवहन व्यवस्था, बाजार आदि की भी आवश्यकता होती है। इस कृषि से प्राप्त समस्त उत्पादन विभिन्न और उद्योगों के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। रोपण कृषि में अत्यधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। रोपण का मतलब बताया गया ट्रांसप्लांट। पहले किसी भी फसल को उगाने से पहले उसका बीज तैयार किया जाता है। उस बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसप्लांट किया जाता है या उसको लगाया जाता है। तो इसमें सबसे अधिक जो श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। ट्रांसप्लांट जो एग्रीकल्चर होता है, यह रोपण कृषि होती है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्लांट करने के लिए अत्यधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ आगे बात करते हैं सहाय्य प्रारूप क्या होता है। भारत में 3 और सहाय्य फसल ऋतुओं के अंतर्गत अनेक प्रकार के खाद्यान्न, सब्जियां, फल, मसाले आदि पैदा और किए जाते हैं। इन शास्य और ऋतुओं में रबी, खरीफ, जायद की फसलें सम्मिलित है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। पहले हमारे पास आती है रबी की फसल। ये हमें जानना है कि कुछ फसलें जो होती है मौसमी फसलें होती है जो मौसम पर आधारित होती हैं। 3 फसलें हमारे यहाँ पाई जाती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। इन फसलों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है कि रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती है और खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें आती है, जायद की फसल में कौन कौन सी आती है। तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। रबी की फसल के बारे में जानेंगे। इन फसलों को अक्टूबर, क्योंकि टाइमिंग भी पूछ लिया जाता है कि रबी की फसल कब से कब तक होती है, जायद की फसल कब से कब तक होती है, खरीफ की फसल और कब से कब तक होती है। तो इस प्रकार से टाइमिंग भी पूछ लिया जाता है या इन फसलों से संबंधित उनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा विशेष रूप से जो है इस पर ध्यान देंगे। तो रबी और की जो फसलें हैं अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। अक्टूबर में क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इन फसलों को बोया जाता है, जिनकी कटाई अप्रैल से जून के मध्य होती है। गेहूँ, रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें होती है,
गेहूं की फसल, जौ की फसल, मटर, चना, सरसों आदि मुख्य रबी फसलें हैं। उत्तर भारत में रबी और फसलों को अधिक खेती की जाती है। रबी की फसल अत्यधिक की जाती है। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा रबी की फसलों को पैदा किया जाता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति की सफलता से रबी और फसलों की पैदावार में वृद्धि हुई है। अब हम बात करेंगे खरीफ की फसल। खरीफ की फसलों का मानसून और आने पर जून और जुलाई में बोया जाता है। खरीफ की फसलों को जून और जुलाई में बोया जाता है तथा सितंबर अक्टूबर में इनको काटा जाता है। इनकी खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? सबसे पहले आता है चावल की फसल, ठीक है। मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर जिसे अरहर कहते हैं हम, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि मुख्य खरीफ की फसलें हैं। असम, पश्चिम बंगाल इन फसलों को सबसे ज़्यादा कहाँ पर पैदा किया जाता है? असम में, पश्चिम बंगाल में। उड़ीसा में धान की 3 फसलें औस, अमन और बोरो और खरीफ मौसम में भी पैदा की जाती है। अब हम बात करते हैं जायद की फसलों की। जायद की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है? रबी एवं खरीफ फसलों के मध्य ग्रीष्म ऋतु में जायद की फसलें उगाई जाती है। जायद की फसलों में तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियां एवं हरा चारा और आदि प्रमुख जायद की फसलें हैं। आगे हम बात करते हैं मुख्य फसलों की। भारत में मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धतियों में अंतर के कारण विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और तथा अखाद्य फसलें उगाई जाती है। क्योंकि हम भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में अगर अध्ययन करें तो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो फसलों में भी अंतर हमें स्वाभाविक रूप से देखने को मिलता है। वो कैसे कि भारत में उगाई जाने वाली और मुख्य और फसलें चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट आदि है। सबसे पहले हम बात करेंगे चावल की खेती की। भारत में अधिकांश लोगों के खाद्यान्न चावल की कृषि प्राचीन काल से ही हो रही है। चावल जो है एक सबसे प्राचीन कह सकते हैं या सबसे पुराना जो खाद्यान्न और हमारे पास है वह चावल है। चावल को पुराने समय से ही, प्राचीन समय से ही खाद्यान्न फसलों के रूप में जाना जाता है। चीन के बाद भारत और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर हम बात करें विश्व में सबसे पहले नंबर पर आता है चीन चावल उत्पादन में, दूसरे नंबर पर आता है भारत। चावल और खरीफ की फसल है, ये भी हमें पता होना चाहिए। चावल किसकी फसल है? चावल किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। चावल की खेती से संबंधित महत्वपूर्ण और विवरण और अगणित है। कौन कौन से है? सबसे पहले हमारे पास आता है चावल की फसल को तैयार करने के लिए किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है। सबसे पहले चावल को पैदा करने के लिए हमारे पास कुछ जो है चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानना है। सबसे पहले होता है चावल की लगाने के चावल का पौधा या चावल की खेती को तैयार करने के लिए सबसे पहले तापमान की आवश्यकता होती है। चावल की खेती के लिए बोने से लेकर कटाई तक की और अवधि में उच्च तापमान, चावल की खेती जो है एक हाई टेम्परेचर में की जाती है और जिसके लिए 25 सेल्सियस से अधिक की आवश्यकता होती है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के होने के साथ साथ ही उन क्षेत्रों में चावल की पैदावार की जाती है। नंबर 2, वर्षा। चावल की और पैदावार के लिए वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी फसल को उपज को उत्पादन में, किसी भी फसल के उपज या उत्पादन में वर्षा या सिंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो चावल की खेती के लिए सिंचाई के साथ साथ ही वर्षा की कितनी आवश्यकता है उसके बारे में बताया गया है। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा उपयुक्त होती है। स्पष्ट है कि चावल की कृषि के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई करके उगाया जाता है। जिन क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश होती है उन क्षेत्रों में चावल की कम से कम चावल की पैदावार के लिए 100 सेंटीमीटर वर्षा का होना आवश्यक है। लेकिन जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम है तो उन क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा वर्षा की कमी को पूरा किया जाता है। अब हम बात करते हैं मिट्टी की। चावल की और उपज के लिए किस प्रकार की मिट्टी का होना अत्यधिक आवश्यक है। चावल की कृषि के लिए चिकनी या दोमट मिट्टी अधिक अनुकूल रहती है, क्योंकि इन मिट्टियों में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। चावल भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट करता है, अतः इसकी फसल के लिए खाद उर्वरक दिया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। अब हम बात करते हैं धरातल की। चावल की खेती के लिए धरातल का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए। चावल की और फसल के लिए धीमी ढाल वाली और समतल भूमि अत्यंत उपयोगी रहती है। यद्यपि भारत में कई क्षेत्रों में चावल और पर्वतीय भागों में भी उगाया जाता है। आगे हम बात करते हैं मानवीय श्रम। चावल की खेती जो है एक रोपण कृषि के अंतर्गत आती है, जिसको
उगाने से लेकर और कटाई तक अत्यधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो मानवीय श्रम सबसे ज़्यादा चावल की पैदावार में होता है। चावल की कृषि में बोने और निराई करने, कटाई और आदि में अत्यधिक और श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में चावल की खेती उन घने बसे और क्षेत्रों में की जाती है जहां सस्ते और श्रमिकों की उपलब्धता अधिक होती है। उत्पादक क्षेत्र, चावल की पैदावार किन किन राज्यों में की जाती है? सबसे पहले आता है भारत में चावल मुख्यतः उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों तथा डेल्टाई और प्रदेशों में उगाया जाता है। इसके अतिरिक्त पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों में भी और चावल की खेती की जाती है। अब हम ऐसे ही एज इट इज़ बात करेंगे गेहूं की और खेती के बारे में। गेहूं की खेती के लिए भी इस प्रकार के ही हमारे पास मौसम संबंधित जो है हमारे पास तत्व होते हैं जिनके आधार पर चावल की पैदावार की जाती है। सबसे पहले आता है वही है तापमान के लिए गेहूं की फसल के लिए कितना तापमान का होना आवश्यक है। गेहूं की खेती के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। जब गेहूं बोया जाता है तो तब तापमान कम होता है, लेकिन जब गेहूं की फसल को काटा जाता है तो तापमान हाई होता है, ऊंचा होता है। तो जिसमें बुआई के समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, लेकिन कटाई के समय जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। बहुत कम तापमान गेहूं की खेती के लिए हानिकारक होता है और गेहूं बोने के समय जलवायु नम और तथा तर और होना आवश्यक है। तापमान का क्रमशः बढ़ना बहुत और लाभदायक होता है। वर्षा, गेहूं की और खेती के लिए कितनी सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है उसके बारे में बताया गया है। गेहूं बोते समय साधारण और वर्षा लाभदायक होती है। बहुत हल्की बारिश का होना आवश्यक होता है। इससे गेहूं का पौधा अंकुरित होकर बढ़ने लगता है। इसकी और कृषि के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कह सकते हैं कि गेहूं की पैदावार के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। अधिक वर्षा और इसके लिए हानिकारक हो, अत्यधिक बारिश का होना गेहूं की फसल के लिए हानिकारक होती है। कम और वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में बारिश कम होती है उन क्षेत्रों में सिंचाई के माध्यम से गेहूं की और पैदावार की जाती है। अब हम बात करेंगे गेहूं की पैदावार के लिए किस प्रकार की मिट्टी का होना आवश्यक है। मिट्टी, गेहूं की कृषि के लिए हल्की दोमट मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी गई है। घास के मैदानों की और गहराई भूरी मिट्टी भी और इसके लिए अधिक लाभदायक होती है। मिट्टी में सोरा व अमोनियम सल्फेट की खाद लाभदायक होती है। अब हम बात करेंगे उत्पादक क्षेत्र। गेहूं के उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि गेहूं के उत्पादक के प्रमुख राज्य हैं। अब हम बात करेंगे मोटे अनाज के कौन कौन सी फसलें हैं। मोटे अनाज पोषक तत्व से भरपूर होते हैं। भारत में इनकी खेती पर्याप्त मात्रा में की जाती है। सबसे पहले आता है ज्वार। ज्वार भारत की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण और खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके और प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है हमारे पास बाजरा। इसकी और खेती बुआई और उथली और काली मिट्टी पर की जाती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इसके प्रमुख उत्पादक राज्य है। बात हो रही है मक्का की। मक्का की फसल का उपयोग खाद्यान्न एवं चारा दोनों रूप में किया जाता है, यानी कि खाने के लिए भी और पशुओं के चारे के रूप में भी मक्के की और पैदावार की जाती है। इस फसल की खेती करने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। मक्के की जो फसल होती है वह 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बीच में की जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त रहती है। इसके और प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि है। अब हम बात करेंगे दालों की। जिस खाद्यान्न फसलों के साथ साथ दालों का भी महत्वपूर्ण भूमिका है और दालों के आधार पर भी हम अपने भरण पोषण को पूरा करते हैं। भारत दालों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता देश है। अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की, मटर की और चना आदि भारत की प्रमुख दलहन और फसलें हैं। दालों का उत्पादन और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। अरहर को छोड़कर अन्य दलहन और वाले वायु से नाइट्रोजन ग्रहण कर भूमि की उर्वरा और शक्ति को बढ़ाती है। यही कारण है कि दलहन फसलें को मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए फसल चक्र के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और फसल चक्र के बारे में भी हम आगे बताएंगे। मध्य और प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दाल उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गन्ना।
खाद्यान्नों के अलावा अन्य और खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं, जैसे गन्ना है, ये हमारे पास क्या है, व्यापारिक फसलें हैं, क्योंकि हमने पूर्व में पढ़ा है व्यापारिक फसलें कौन कौन सी होती है। व्यापारिक फसलों क्या होती है, जिनको बेचकर हम पैसे या रुपए प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। गन्ना उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध और जलवायु में गन्ने की फसल अच्छी होती है। इसके लिए गर्म तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। गन्ने की खेती के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस बीच तापमान की आवश्यकता होती है। लगातार समान ताप बने रहने से गन्ने में मिठास की मात्रा बढ़ जाती है। गन्ने की खेती के लिए पर्याप्त और जल की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ इसके लिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और साथ ही साथ गन्ने में अनेक प्रकार की मिट्टियों में भी उगाया जा सकता है। गन्ने को अनेक प्रकार की मिट्टियों में उगाया जाता है। इसकी खेती में बुआई से लेकर कटाई तक अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि गन्ना भी एक रोपण और कृषि के अंतर्गत आता है। गन्ने को भी रोपण में लाया जाता है और जिसमें उगाने से लेकर और कटाई तक अत्यधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। गन्ने का उपयोग गुड़, चीनी, खांड सारी और शीरा बनाने में किया जाता है। और गन्ने के उत्पादक जो क्षेत्र है वे कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। अब हम बात करेंगे तिलहन और फसलों की। भारत में कुल बोए गए क्षेत्र में लगभग 12% भाग पर अनेक तिलहन और फसलों भी उगाई जाती है। जिनमें कौन कौन सी तिलहन और फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है, सबसे पहले आती है मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी, सूरजमुखी और भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख और तिलहन फसलें हैं। अब हम बात करेंगे चाय की, क्योंकि चाय भी एक पेय पदार्थ में आता है। चाय का प्रयोग भी भारत में अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। अपने अंदर स्फूर्ति और लाने के लिए अत्यधिक आवश्यकता में ज़्यादातर लोग भारत के चाय का सेवन करते हैं। और चाय रोपण कृषि के अंतर्गत आने वाली फसल है। चाय की जो कृषि है वो भी एक रोपण कृषि के अंतर्गत आती है, जिसका प्रयोग पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है, जिसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। और चाय का पौधा उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध जलवायु और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी में सुगम जल निकास और वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष और यंत्र, कोण और तनम पाला रहित वर्ष जलवायु की आवश्यकता होती है। चाय की जो पैदावार की जाती है किन राज्यों में की जाती है उसके बारे में बताया गया है। असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, तमिलनाडु, केरल और राज्यों में चाय की पैदावार की जाती है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय की और कृषि की जाती है। बात करते हैं कॉफ़ी की। भारत के उत्पादित कॉफ़ी और अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। भारत की जो कॉफ़ी है वो विश्व में प्रसिद्ध है। भारत में अरबी और किस्म की और कॉफ़ी पैदा की जाती है, जो प्रारंभ में यमन में से लाई गई थी। भारतीय कॉफ़ी की विश्व भर में अत्यधिक मांग है। भारत की जो कॉफ़ी है उसकी विश्व में अत्यधिक डिमांड है, जिसकी कृषि की शुरुआत बाबा बदून और पहाड़ियों से हुई है आज भी, और इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती रही है। अब हम बात करते हैं बागवानी फसलों की। भारत में उपोष्ण तथा और शीतोष्ण कटिबंध दोनों प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। भारतीय फलों और जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और तथा चेरापूंजी मेघालय के संतरे, केरल तथा मिजोरम और महाराष्ट्र तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय और के अनानास, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंगूर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर के सेब और नाशपाती और खुबानी अखरोट की संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग है। विश्व की लगभग 13% सब्जियां का उत्पादन भारत करता है। मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू उत्पादन में भारत का विश्व में प्रमुख स्थान है। अखाद्य और फसलें कौन कौन सी है? अखाद्य फसलों में भी ये भी एक व्यापारिक और व्यापार के अंतर्गत इन फसलों को रखा जाता है, जिन फसलों को बेचकर और पैसे प्राप्त किए जाते हैं। इन फसलों में सबसे पहला आता है रबड़। यह मुख्यतः और भूमध्य और रेखीय क्षेत्र में की फसल है, जिसको उष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्रों में उगाया गया है और जिसकी कृषि के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। उद्योग के लिए रबड़ एक महत्वपूर्ण और कच्चा माल है, जिसके मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय और की गारो और की पहाड़ियों में उगाया जाता है। रेशेदार फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है? कपास,
कपास की खेती के लिए क्या बताया गया है? कपास का मूल स्थान भारत को माना जाता है। कपास का मूल स्थान मीन्स मतलब जहां कपास की खेती की शुरुआत की गई है भारत है। कपास सूती कपड़ा उद्योग का मुख्य कच्चा माल है। विश्व में कपास उत्पादन की दृष्टि से भारत का तीसरा स्थान है। कपास का उत्पादन दक्कन पठार पर काली मिट्टी के क्षेत्र में किया जाता है और इसकी खेती के लिए आदर्श दशाएं उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 210 पाला रहित दिन और कपास की कृषि के लिए खरीफ की ऋतु में की जाती है। कपास उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र जो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा आदि इत्यादि है। जूट की खेती, जूट की खेती के बारे में बताया गया जिसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है सुनहरे रेशे वाली फसलों के नाम लिखो, तो जूट की खेती सुनहरी और रेशों में आती है, जिसकी खेती बाढ़ के मैदान में जल निकास वाले उर्वरा मिट्टी में की जाती है, जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ द्वारा लाई गई और उर्वरा मृदा जमा होती रहती है। जूट की बढ़वार के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। आगे हम बात करते हैं प्रौद्योगिक व और संस्थागत सुधार। भारत में कृषि कार्य प्राचीन काल से ही किया जा रहा है, लेकिन अपेक्षा अनुरूप प्रौद्योगिक और संस्थागत सुधारों न होने के कारण आज भी कृषि उत्पादन कम बना हुआ है। भारत की जो कृषि की जाती है उसमें कहीं ना कहीं उत्पादन में आज भी कमी हमें देखने को मिलती है, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यद्यपि सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ है, लेकिन और इसके बावजूद देश में बहुत बड़े और भाग में किसान अभी भी कृषि और कार्य हेतु मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। अधिकांश भारतीय जो किसान हैं वह कहीं ना कहीं बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां वर्षा की कमी है। वर्षा की कमी होने के साथ साथ ही उन क्षेत्रों में पानी की कमी होने से उत्पादन पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है और इसीलिए भारत के जो अधिकांश लोग हैं वह और वर्षा की कमी के कारण जो है सही प्रकार से उत्पादन नहीं कर पाते हैं। और बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न आपूर्ति और में यह अत्यंत महत्वपूर्ण चुनौती है। वस्तुतः अधिकांश लोगों को आजीविका का साधन उपलब्ध कराने वाले कृषि में प्रौद्योगिक और संस्थागत और सुधार में नितांत आवश्यकता है। सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ किया जाना अपेक्षित है। आगे हम बात करते हैं कृषि शिक्षा का प्रचार प्रसार, न्यूनतम और समर्थन मूल्य की घोषणा। सरकार द्वारा विद्यालय, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर कृषि संबंधी शिक्षा का देश के विभिन्न और भागों में विस्तार किया गया। आकाशवाणी व दूरदर्शन पर किसान के लिए मौसम की जानकारी संबंधित और बुलेटिन कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें उन्नत बीज और कीटनाशक दवाइयों, नवीन और कृषि यंत्रों और तथा मृदा आदि की जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं खाद्य सुरक्षा की। खाद्य सुरक्षा क्या है? देश के प्रत्येक नागरिकों को न्यूनतम पोषण स्तर और प्रदान करने वाले भोजन प्राप्त करना या प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। हर एक व्यक्ति को भोजन प्राप्त होना महत्वपूर्ण है। ऐसा भोजन उपलब्ध न होने पर जनसंख्या विशेष को खाद्य सुरक्षा से वंचित माना जाता है। किसी भी व्यक्ति को अगर खाद्य पदार्थ प्राप्त नहीं हो रहा है तो वह कहीं ना कहीं सुरक्षा खाद्य से वंचित माना जाता है। भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए बफर और स्टॉक सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कार्यक्रमों को शुरुआत की है। भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य कम कीमत पर गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। यानी कि जो व्यक्ति खाना प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं है तो उन व्यक्तियों को कम कीमत पर खाद्यान्न पदार्थ उपलब्ध कराया जाता है ताकि वह अपना भरण पोषण कर सके। सरकार ने इस और हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और चावल की खरीद भारतीय खाद्य निगम द्वारा सुनिश्चित की है। सरकार किसानों की सहायता के लिए विभिन्न और मदों, सहायकी और सब्सिडी के साथ साथ ही उपलब्ध कराती है एवं खाद्यान्नों को उचित मूल्य पर खरीदती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सहायता से उचित और मूल्य पर खाद्यान्न और गरीबों से वितरित कर दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है। भारतीय कृषि के संबंध में वैश्वीकरण कोई और नई स्थिति नहीं है। औपनिवेशिक काल में भी वैश्वीकरण की स्थिति विद्यमान थी। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजी व्यापार और भारतीय और कपास का निर्यात मैनचेस्टर तथा और लिवरपूल के सूती वस्त्र उद्योगों में के लिए करते थे। नील की खेती में अनियमितता के कारण ही सन 1917 में चंपारण आंदोलन बिहार में हुआ। सन 1990 के बाद भारतीय किसान की वैश्वीकरण के कारण अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। विकसित और देशों द्वारा अपने किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी की अत्यधिक मात्रा के कारण भारतीय किसान उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है। भारतीय कृषि में सुधार लाने के लिए
सीमांत व छोटे किसानों का सुधार आवश्यक है। हरित क्रांति की समस्याओं का निराकरण जीन क्रांति तथा कार्बनिक कृषि के द्वारा किया जा सकता है। घटती और जोतों के कारण खाद्यान्न समस्या और बढ़ रही है, जिसका निराकरण समय पर किया जा सकता है। आगे हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये हमने पूर्व में पढ़ा है, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है, खेतों से जुड़ी हुई है, कृषि से कार्यों में जुड़ी हुई है और भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। कृषि के माध्यम से ही खाद्यान्न तथा उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, वर्तमान समय में भारत के विभिन्न और हिस्सों में कई प्रकार की कृषि तंत्र अपनाए गए हैं, जिसमें प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, गहन कृषि और वाणिज्यिक कृषि के प्रमुख और कार्य हैं। साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, देश के भिन्न भिन्न भागों में कृत्रिम दहन कृषि को विभिन्न और नामों से जाना जाता है। पूर्ववर्ती राज्यों में असम और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड आदि में इसे झूम कृषि कहते हैं। गहन और जीविका निर्वाह कृषि के बारे में बताया गया है कि कृषि एक श्रम और गहन खेती है जो भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव वाले क्षेत्रों में की जाती है। रोपण कृषि के बारे में भी हमने पढ़ा है। रोपण कृषि वाणिज्यिक और कृषि का एक प्रकार है। इस और कृषि में एक ही और फसल प्रमुखता से उगाई जाती है। भारत की रोपण और फसलों में चाय, कॉफ़ी, रबड़ और गन्ना, केला आदि प्रमुख फसलें हैं। भारत में पैदा की जाने वाली और प्रमुख और फसलों में चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें और तथा चाय, गन्ना, तिलहन और जूट आदि सम्मिलित है। नेक्स्ट है हमारे पास, चावल की खेती के लिए उच्च तापमान, अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत के उत्तर पूर्वी मैदानों और तटीय और क्षेत्रों में डेल्टाई और प्रदेशों में चावल की खेती की जाती है। चावल के बाद गेहूं और भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण और खाद्यान्न फसलें हैं। गेहूं और उत्पादन के प्रमुख और क्षेत्रों में उत्तर पश्चिम तथा और गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली और मिट्टी वाला और प्रदेश सम्मिलित है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको कृषि से संबंधित सभी फसलों के बारे में अध्ययन कराया और यह जो चैप्टर है ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को विशेष रूप से इस चैप्टर का अध्ययन किया जाए और कोई चीज़ फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आज यह चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।